Hello everyone, Himanshu this side again. So welcome back for the last video of this chapter, which was electric field and charges. And as we have promised earlier that we will make two videos for the question bank. One will consist of easy questions और जो दूसरी हमारी वीडियो होगी उसमें हम कुछ मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो आज हम यहाँ पर हैं आपके साथ कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करने के लिए लेक्चर वीडियो नंबर 2 में, जो क्वेश्चन बैंक की हमारी वीडियो सीरीज थी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 एज शोन इन योर स्क्रीन इज 4 चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर एज शोन इन द फिगर. Full stop. An electron that is free to move is placed at the exact center of the square. In which direction will the electron move? Option A, it will move towards A. Option second, it will move towards B. Option third, it will move towards C. And option D, it will move towards D. ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने सबने पढ़ लिया होगा. इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने का देखें तो सबसे पहले आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. हमने कूलम्स लॉ में जस्ट आफ्टर कूलम्स लॉ वी स्टडीड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन विच वी डिस्कस हाउ टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. तो यहाँ पर वो नेट फोर्स हमें किस चार्ज पर निकालनी है? इलेक्ट्रॉन पर, जो कि कहाँ पर प्लेस्ड है? एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. अब अगर आप गौर से देखें तो ये अल्फा पार्टिकल है. अल्फा पार्टिकल क्या है इसकी जानकारी आपको आगे वाले चैप्टर्स में भी पता चल जाएगी, पर हम फिर भी बता देते हैं. द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल. तो इस पे चार्ज है पॉजिटिव, दैट इज +2, and this alpha particle also has charge +2. Now this +2 charge will attract the electron in its direction, and this +2 charge also attract the electron in its direction. और दोनों फोर्सेस क्या रहेंगी? इक्वल. क्यों? क्योंकि कूलम्स लॉ के हिसाब से आपको पता है कि फोर्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू. और क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है तो ये फोर्स इक्वल और अपोजिट हो जाएगी एंड हेंस कैंसल आउट ईच अदर. अब इस इलेक्ट्रॉन की बात करें जो कि प्लेस्ड है एट कॉर्नर नंबर बी. तो बी कॉर्नर पर जो इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड है इट विल रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट सेंटर. तो इस पे फोर्स का लगेगी? रिपेलिंग फोर्स आउटवर्ड्स. सिमिलरली प्रोटॉन इस पे कैसी फोर्स लगाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स अगेन टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा? टुवर्ड्स डी. तो फोर्थ ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आपने बड़ी इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट. 3 चार्जेस 4q, capital Q and small q are placed in a straight line in the position of 0, L/2 and L respectively. Full stop. The resultant force on Q will be 0 if capital Q is. Again question from principle of superposition. तो जैसे जैसे इन्होंने बोला वैसे वैसे हम कर देते हैं. 3 चार्जेस हैं, इनकी लोकेशन बताइए कि 4q रखा है एट ओरिजिन, ठीक, और कैपिटल Q रखा है एट L/2 फ्रॉम ओरिजिन एंड स्मॉल q रखा है एट L फ्रॉम द ओरिजिन. द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q, किस पे पूछ रहा है? स्मॉल q. अब ये 4q चार्ज इस स्मॉल q पे कितनी फोर्स लगाएगा? दैट विल बी, इन्हें A बोल देते हैं, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C. तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A कितना हो जाएगा? K 4q² बाय L². सिमिलरली फोर्स ऑन C ड्यू टू B दैट इज K बाय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L/2 का होल स्क्वायर दैट इज 4kq बाय L². अभी क्या कह रहा है कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q इज 0. अब रिजल्टेंट फोर्स ये दोनों लगा रहे हैं, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 0. दिस मीन्स 4kq² बाय L² प्लस 4kq बाय L² इज इक्वल टू 0. तो L² से L² कैंसल, 4k से 4k कैंसल, तो यहाँ आएगा q² इज इक्वल टू -q इंटू q. एक q से एक q कैंसल, q की वैल्यू कितनी आएगी? -q. है कोई ऐसा ऑप्शन अपने पास? ऑप्शन नंबर 1, q इक्वल टू -q. अगेन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है.
टू चार्ज स्पेयर्स सेपरेटेड या फिर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r exert a force capital F on each other if they are immersed in a liquid of dielectric constant 5, then what is the new force between them? अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाने से क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाने से फोर्स डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि परमिटिविटी क्या होती है? इट परमिट्स इट्स ओन मीडियम टू डिक्रीज द इंटरेक्शन। तो फोर्स डिक्रीज हो रही है, कितने गुना डिक्रीज होगी? 5 टाइम्स। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? F/5। अगर आप न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहेंगे तो ऐसे कर लीजिए, F इन एयर लेट बी F किसके बराबर होगा? K Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, एंड F इन मीडियम B इक्वल्स टू FM, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? K Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन M बाय R स्क्वायर। अब F इन मीडियम अपॉन F निकालोगे तो कितना आएगा? K Q स्क्वायर से K Q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। ये क्या बनेगा? एप्सिलॉन M बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज नथिंग बट एप्सिलॉन R। तो FM बाय F इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन R, और FM की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? FM बाय एप्सिलॉन R। तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज F/5, 5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी फोर्स F in medium. Clear? Next question. Question number 4. Charges on two spheres are plus 10 microcoulomb and minus 5 microcoulomb respectively. They experience a force F. If each of them is given an additional charge of plus 2 microcoulomb, then the new force between them keeping the distance same is. तो क्या करते हैं? कुछ नहीं, सिंपल, ये तो कूलम्स लॉ का है, डायरेक्ट एप्लीकेशन। तो फोर्स ओरिजिनल कितनी थी? K 10 into 5 upon R square, that is 50 K upon R square। अब क्या करा है? एडिशनल चार्ज दे दिया, कितना? प्लस 2 माइक्रोकूलम। तो जो ऑलरेडी जिस पे प्लस 10 था, इसे आपने प्लस 2 दे दिया, तो टोटल कितना हो गया? प्लस 12 माइक्रोकूलम, और जिस पे माइनस 5 था, इसे प्लस 2 दे दिया, तो इसके पास कितना हो गया? माइनस 3 माइक्रोकूलम। अब इनके बीच में नई फोर्स F डैश कितनी होगी? K 12 इंटू 3 अपॉन R स्क्वायर। देखिए उन्होंने कहा कि डिस्टेंस सेम रखा है, तो ये हो गया 36 K बाय R स्क्वायर। अगर F डैश बाय F निकालें तो कितना आएगा? 36 K बाय R स्क्वायर अपॉन 50 K बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, K से K कैंसिल, दैट इज 36 बाय 50, और ये आ जाएगा आपका 18/25। तो F डैश कितना आएगा? 18/25 टाइम्स F। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5. 3 charges Q1, Q2, Q3 are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L. What will be the force on a charge capital Q placed at the centroid of the triangle? अच्छा, सेंट्रोइड कौन सा पॉइंट होता है? जो तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है। अब ऐसा पॉइंट जो तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट है, और ये तीनों चार्जेस क्या है? इनकी वैल्यू भी क्या है? सेम है, ठीक है? तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी बीच में? तो F net at a charge kept at center would be 0। ठीक है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड मान लीजिए आप Q है, ये तीनों प्लस Q थे, कितनी आएगी? 0। ठीक। क्वेश्चन 6. Total charge capital Q is broken into 2 parts, Q1 and Q2. They are placed at a distance r from each other. The maximum force of repulsion between them will occur. देखो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। कैसे किया गया है? Q में से सपोज करते हैं 2 पार्ट में ब्रोक किया गया, एक X और दूसरा Q माइनस X। तो F कितना होगा? K X इंटू Q माइनस X अपॉन R स्क्वायर।
अब ये कह रहे थे मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन, किस तरीके से आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें सच दैट फोर्स बिटवीन देम बिकम्स मैक्सिमम। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, तो क्या करते हैं हमें पता है कि x में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, तो मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का तरीका एक ही है, डिफरेंशिएट करिए, 0 के बराबर रख दीजिए, देन यू फाइंड अ पॉइंट, फिर डबल डिफरेंशिएट करिए, उस पॉइंट की वैल्यू पुट कर दीजिए, इफ इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव देन इट इज सेड टू बी मिनिमा एंड इफ इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव देन इट इज सेड टू बी मैक्सिमा। तो df बाय dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, k बाय आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, ये क्या हो गया x, ये qx माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज d बाय dx। तो k बाय आर स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, d बाय dx ऑफ qx माइनस d बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा k क्यू बाय आर स्क्वायर, dx बाय dx इज 1 माइनस k बाय आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये किसके बराबर रखना है 0 के बराबर, तो k से k कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2x, तो x कितना आ जाएगा q बाय 2, तो अगर x q बाय 2 है तो बचा हुआ पोर्शन भी कितना होगा q बाय 2, तो कितने रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा आपको q बाय 2 एंड q1 इज q माइनस q बाय 2 दैट इज q बाय 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में काफी कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आपके बोर्ड में जरूर आने वाला है असर्शन एंड रीजन से। तो कह रहा है अ मेटेलिक शील्ड इज इन फॉर्म ऑफ अ हॉलो शेल मे बी बिल्ट टू ब्लॉक एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, रीजन क्या दे रहा है इसका, इन अ हॉलो स्फेरिकल शील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज 0 एट एवरी पॉइंट। देखिए मेटेलिक कंडक्टर हो या हॉलो स्फेरिकल शेल हो, उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 0, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। तो ये रीजन बिल्कुल करेक्ट है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो इट वुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो रीजन assertion is true and reason, assertion and reason both are true, assertion and reason both are true and reason is the correct explanation। ठीक है, तो ये वाला जो भी ऑप्शन आपको दिया रहेगा आप उसे मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया जो कि हमने 5th वीडियो या 4th वीडियो में कवर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पक्का इलेक्ट्रिक डाइपोल से आने वाला है इस बार भी। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में सिर्फ 3 ही मेजर चीजें हैं, क्या, फील्ड एट एक्सिस, फील्ड एट इक्वेटोरियल एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड देन आफ्टर वर्क डन भी है जो कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, वो हम 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁵। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे लिखिए 2 × 10⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स। टॉर्क दे रखा है 4 नैनोमीटर का। डाइपोल की लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर। चार्ज पूछ रहा है, बड़ा इजी है। टॉर्क का फॉर्मूला P × E दैट इज मॉड P मॉड E एंड साइन थीटा। थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा P E बाय 2 टॉ। तो 2 × टॉ इज इक्वल टू P E। अब डाइपोल कितना होता है, चार्ज इंटू सेपरेशन। सेपरेशन दे रखा 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको 2 × 10⁵। एंड टॉर्क कितना दे रखा है, टॉर्क दे रखा है टॉर्क 4 न्यूटन मीटर। 4 न्यूटन मीटर। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/4 इंटू 10⁻³ दैट इज 2 × 10⁻³ दैट इज 2 मिली कूलम। है कोई ऐसा ऑप्शन? ठीक, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 अ गिवन चार्ज इज सिचुएटेड
at a certain distance from an electric dipole in the end-on position. End-on position मतलब axial position. Experiences a force F. If the distance of the charge is doubled, the force acting on the charge will be. देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है. Again based on electric dipole. A given charge is situated at a certain distance from an electric dipole at the end-on position. Experiences a force F. तो ये कोई डाइपोल ले लेते हैं, इसका डाइपोल मोमेंट P, एंड ऑन पोजिशन में कोई एक चार्ज रखा है Q एंड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. वी ऑल नो दैट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज इज इक्वल टू Q टाइम्स E. अब डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट कितना होता है? K इंटू 2P अपॉन R क्यूब. सपोज इनके बीच का डिस्टेंस कितना था पहले? R. सेंटर से लेते हैं. अब क्या कह रहा है? इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज डबल्ड द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विल बी. डिस्टेंस डबल कर दिया तो नई फोर्स एफ डैश कितनी होगी? Q तो सेम रखा है और डिस्टेंस को कर दिया डबल, K इंटू 2P, R का क्यूब दैट इज 2R, तो ये हो जाएगा 8R क्यूब. तो एफ डैश बाय एफ कैलकुलेट करोगे या फिर ऐसा लिख लो 1/8 K Q इंटू 2P बाय R क्यूब. ये ओरिजिनल फोर्स थी तो एफ डैश कितना हो गया? F/8. एफ डैश इक्वल टू F/8. ऑप्शन नंबर डी. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था. फाइंड द नेट. क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं. फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन एज शोन इन द फिगर. देखो इसे करने के दो तरीके होते हैं, एक एडवांस तरीका और एक बड़ा सिंपल तरीका. अगर आप इन सब का सम निकालेंगे ना मोनोपोल मोमेंट्स का तो कितना आएगा? 0. Q और -2Q सम करने के बाद कितना आएगा? 0. तो एक तरीका तो ये, आप किसी को भी ओरिजिन मान लीजिए, आप इस चार्ज को ओरिजिन मान लीजिए और फिर क्या करिए, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी. तो इसे ओरिजिन मान के यहाँ पर -2Q मानोगे, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कैलकुलेट करना पड़ेगा. इससे इजी मेथड क्या है कि आप इसे क्या मानिए, दो पार्ट्स में तोड़ दीजिए, एक -Q और दूसरा भी -Q. तो ये एक डाइपोल बन गया. इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव नीचे की तरफ, ठीक है. और इस वाले का डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? -Q से +Q नीचे की तरफ. ये एंगल कितना होगा? 60. इसका डाइपोल मोमेंट P, इसका डाइपोल मोमेंट भी P. अब दो वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल 60 है, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos थीटा. तो ये आ जाएगा p² + p² + 2p² और cos 60 दैट इज 1/2. तो ये कितना हो जाएगा? 2p² + 2p²/2 दैट इज √3p². इसमें से √3 बाहर आ जाएगा और p² में से क्या आ जाएगा? p. अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इंटू सेपरेशन. चार्ज कितना है? Q. सेपरेशन कितना है इनके बीच में? a. तो कितना आ गया आंसर? √3QA. ऑप्शन नंबर बी. ठीक. क्वेश्चन नंबर 11 अगेन बेहतरीन क्वेश्चन. कौन से टॉपिक से? टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनाइटली लॉन्ग थिन चार्ज शीट जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. एंड खास बात यह है इस टॉपिक में कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द शीट. ठीक है, तो डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है. तो ये तो सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिया गया है. Z 3a 2a a. सिग्मा की तो वैल्यू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है तो बड़ी सिंपल है. कितनी होती है? इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट की सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो अगर आप P पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करनी है तो तीनों शीट्स की वजह से आएगी 1, 2 और 3. तो E ड्यू टू 1 कितना आएगा? देखिए माइनस है, माइनस चार्ज क्या करेगा से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा दैट इज माइनस, ऐसे बोल सकते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन क्या होगी? -z. सेकेंड की वजह से क्या होगा? अगेन इन नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा सिग्मा बाय सिग्मा इज आपकी केस में कितना है? 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अगेन -z. और अगर ऊपर वाले की बात करें सिग्मा की तो ये कहाँ खींचेगा इसे? ये अगेन इसे कहाँ पुश करेगा? नीचे की तरफ. ठीक है, ये तीनों से नीचे. देखिए नेगेटिव चार्ज है
ये अट्रैक्टिव फील्ड लगाएगा, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी अट्रैक्टिव फील्ड लगाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपल्सिव फील्ड लगाएगा। तो तीनों की अगर आप डायरेक्शन देखो तो सेम है, दैट इज डाउनवर्ड्स। तो कुछ नहीं करना है आपको, E1 E2 और E3 को सिंपली ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये कितना हो गया, और डायरेक्शन इन सब की कॉमन है माइनस जेड कैप। तो ये हो गया आपके पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय इट इज़ 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और कहाँ की तरफ है, माइनस जेड कैप। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल माइनस जेड कैप को के कैप भी बोलते हैं, माइनस 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के कैप, ठीक। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कॉन्सेप्ट के बेसिस से भी। क्वेश्चन नंबर 12, टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ऑफ डाइपोल मोमेंट 4 P and 64P are placed in opposite directions on a line at a distance of 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है ना, तो 1 से 2 बार क्वेश्चन को बड़े केयरफुली पढ़िए, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आप सभी लोगों ने पढ़े हैं, सब लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, बट दिक्कत कहाँ आती है, हम पेपर में पैनिक हो जाते हैं क्वेश्चन को देख के। तो हमें काफ़ी रिलैक्स रह के क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ना है, और सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें गिवन क्या है और ये हमसे पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने की ट्रिक यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम अस, कि क्वेश्चन है क्या। सवाल पता चल गया, जवाब तो पता चल ही जाएगा। कई लोगों को सवाल ही पता नहीं चलता कि सवाल में पूछ क्या रहा है, तो जवाब कैसे पता चलेगा। तो सवाल पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे इस क्वेश्चन की बात कर लें, तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं जो हमें गिवन है, 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, और डाइपोल मोमेंट कितना दिया है, एक का डाइपोल मोमेंट P दिया है, दूसरे का डाइपोल मोमेंट 64P दिया है, और ये दोनों प्लेस्ड हैं अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन दिया है 25 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट अ पॉइंट बिटवीन द डाइपोल। तो सपोज करते कोई पॉइंट है, क्यों मान लेते हैं, चलो क्यों नहीं, ए मान लेते हैं। ए पॉइंट पे पहले वाले डाइपोल से x डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, और दूसरे वाले डाइपोल से कितनी दूरी हो जाएगी, 25 माइनस x। अब 0 क्यों होगा, देखो इसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट लेफ्ट की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस भी क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, लेफ्ट की तरफ, और इसका डाइपोल मोमेंट राइट की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, जो कि है राइट की तरफ। तो एक वेक्टर लेफ्ट आएगा, दूसरा वेक्टर राइट। अब दोनों का सम कुछ इस तरीके से होगा, दैट रिजल्टेड एट सम पॉइंट ए विल बी 0। पहले सम होना जरूरी, मतलब वेक्टर अपोजिट होना जरूरी है। अगर सेम डायरेक्शन में आगे तब तो ऐड होके कभी भी 0 नहीं हो सकते। इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन एट सम पॉइंट दे विल बिकम 0, और वो सम पॉइंट क्या है, हमारे लिए x कंसीडर किया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, E एट एक्सिस दैट इज ट्वाइस KP बाय R क्यूब। अब अपने केस में R कितना लिया हमने, पहले वाले चार्ज से डाइपोल से बात करें तो ट्वाइस KP बाय x क्यूब। अब ड्यू टू सेकेंड डाइपोल निकालें, कौन सा है इसका डाइपोल मोमेंट कितना, 64P, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस K। P की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 64P, और नीचे क्या आ जाएगा, 25 माइनस x का होल क्यूब। अब इन दोनों का सम मिला के क्या होना चाहिए, 0। तो E ड्यू टू P प्लस E ड्यू टू 64P कितना होना चाहिए, 0। दिस मीन्स 2KP बाय x क्यूब प्लस 2K 64P बाय 25 माइनस x का होल क्यूब बिकम्स 0। तो 2K से 2K कैंसिल, P से P कैंसिल, क्या बच जाएगा आपके पास, 1 बाय x क्यूब इज इक्वल टू ये माइनस 64 अपॉन 25 माइनस x का होल क्यूब। देखिए माइनस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पता लगाया था, इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अब मिलेगा आपको 25 माइनस x अपॉन x का होल क्यूब इज इक्वल टू 64। क्या कर देते हैं, दोनों साइड इसे 25 माइनस x अपॉन x का होल क्यूब इज इक्वल टू 64। किसका क्यूब होता है, 4 का, क्यूब से क्यूब कैंसिल, 25 माइनस x इज इक्वल टू 4x। 25 किसके बराबर आ गया, 5x। तो x कितना हो गया,
5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट कितना था p। ठीक, क्लियर। देखिए इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो इनके बीच में साइन भी क्या आएगा, नेगेटिव, तो इसीलिए यहाँ पर इनके बीच में क्या साइन लिया गया है, नेगेटिव। क्लियर हो गया सबको, चले आगे। वैसे भी साइन आपको डायरेक्शन बताता है। अ क्यूब इज प्लेस्ड, क्वेश्चन नंबर 13, अ क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 150 वाई स्क्वायर अलॉन्ग जे कैप। तो ये गौर से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में दी गई है, जे कैप में। द साइड ऑफ द क्यूब इज 0.5, ये जो हमें क्यूब दिया जिससे हमें फ्लक्स या चार्ज जो भी कैलकुलेट करना है, इसकी साइड दी गई है 0.5 एंड इज प्लेस्ड इन द फील्ड एज शोन इन द गिवन फिगर। द चार्ज इनसाइड द क्यूब इज, अब चार्ज इनसाइड द क्यूब कैलकुलेट करना है तो बड़ा इजी तरीका, वही अपना पुराना गॉस लॉ, फाई एनक्लोज फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगेन वी विल अप्लाई दैट मेथड, दैट फाई टोटल किसके बराबर होता है, फाई होता क्या है, ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्यूब में 6 सरफेसेस है, अपने रूम को इमेजिन कीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। इमेजिनेशन इज वेरी मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है इमेजिनेशन। अगर इमेजिन नहीं कर पाओगे तो फिजिक्स डिफिकल्ट हो जाएगी, और इमेजिन कर लोगे तो फिजिक्स बड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो 6 सरफेसेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जे कैप में, ऐसे ऊपर की तरफ, सॉरी जे कैप में नहीं है, सॉरी हाँ जे कैप, ये अब अगर आप गौर से देखो तो कुछ सरफेसेस तो ऐसी हैं जहां से फ्लक्स पास ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सरफेस नंबर 1 जो हमारा छत है, इससे फ्लक्स क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, मतलब फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। फ्लक्स होता क्या है, फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहां से फील्ड लाइंस पैरेलल हो गई तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। सरफेस नंबर 3 से भी फील्ड लाइंस पैरेलल हो गई, फ्लक्स कितना हो गया, 0। सेम गोस विद सरफेस नंबर 5 एंड सरफेस नंबर 6। तो बचे कौन कौन से हमारे पास, सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर 4। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 2, ई थ्रू 5 थ्रू 2 कितना होगा, ई डॉट ए। अब ई किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे। अब y कितना है यहाँ पर, ये 0.5 है और ये भी 0.5 है, दैट मेक्स इट 1। तो 151 जे कैप, और एरिया वेक्टर क्या होता है, आउटवर्ड्स नॉर्मल। तो 2 सरफेस के लिए एरिया वेक्टर भी क्या होगा, आउटवर्ड्स नॉर्मल। ग्रीन पेन से दिखा देता हूँ, देखो मैं, ये आउटवर्ड्स नॉर्मल, तो अलोंग जे कैप। तो और एरिया भी चाहिए, एरिया हो जाएगा, इस सरफेस का एरिया कितना होगा, 0.5 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4। तो ये कितना आ गया, 150/4, और कहाँ, आउटवर्ड्स, दैट इज आउटवर्ड्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब 5 थ्रू सरफेस नंबर 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ई डॉट ए। अब अगर मैं ग्रीन पेन से इसका एरिया वेक्टर दिखाऊं तो ये आउटवर्ड्स होगा इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का है टुवर्ड्स राइट, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180, तो ये नेगेटिव आएगा। अब ये नेगेटिव आएगा तो इसकी वैल्यू आएगी -150। अब y कितना है इसके लिए, 0.5, दैट इज 1/4। 0.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना आपको, y स्क्वायर दिया है यहाँ पर, तो वही कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू एरिया का स्क्वायर, एरिया अगेन इसका भी सेम रहेगा, दैट इज 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, -150/16। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5 टोटल प्लस और माइनस, दैट इज 150/4 माइनस 150/16। तो क्या करें इसमें से 150 कॉमन लेते हैं, 1/4 माइनस 1/16, दैट वुड गिव यू 150। 16 एलसीएम लिया, 4 माइनस 1, दैट इज 150 इंटू 3/16। नाउ यू गॉट द टोटल फ्लक्स। अब अगर आपको एक बार टोटल फ्लक्स मिल गया तो आपको इसमें इसकी वैल्यू किस में रखनी है, जस्ट एक बार पेज ऐड कर लें हम। तो 5 टोटल हो गया आपके पास 150 इंटू 3/16
16 ये किसके बराबर होता है, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको क्यू एनक्लोज की वैल्यू चाहिए, कितना हो जाएगा 150 इंटू 3 बाय 16 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो काटापीटी कर लेते हैं, 4 ज़ा 2.2, 2 ज़ा 0.1, 75 3 ज़ा 210, 225 इंटू 1.1। तो इसका जो भी आंसर आएगा आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, और क्या ये ऑप्शन से मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आप पे छोड़ रहा हूं मैं इतना कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 14, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 4a विथ सेंटर एट ओरिजिन, two charges minus 2q at minus 5a, 0 and 5q at 3a, 0 is placed. Flux through the sphere is xq by epsilon naught. Find x. अब देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना इजी है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो। कॉन्सेप्ट वही कि फाइव टोटल किसके बराबर होता है, q एनक्लोज, q एनक्लोज, एनक्लोज चार्ज चाहिए। अब पहले डायग्राम बना लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा चार्ज एनक्लोज है, कौन सा चार्ज एनक्लोज नहीं है। स्फीयर का रेडियस कितना है, 4 है। तो ये बनाया अपन ने एक स्फीयर जिसका रेडियस, अरे तो इलिप्स बन गया। चलो तो फिर परफेक्ट नहीं बन रहा है यार ये। तो इसका रेडियस कितना है, 4 है। पहला चार्ज माइनस 2q कहाँ पे रखा है, -5 है, -5 है कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ये क्या हो गया, आउटसाइड दूसरा चार्ज का रखा है 5q एट 3 है, 3 है कहीं यहाँ पर यहाँ लाई करेगा। तो फाइव टोटल इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज। कौन सा एनक्लोज है इस स्फीयर के अंदर, 5q। तो 5 टोटल किसके बराबर आ जाएगा, 5q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे कंपेयर करें xq बाय एप्सिलॉन नॉट से, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5, ऑप्शन ए। तो 15th क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये अपनी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है। देखिए, टू चार्जेस प्लस q एंड माइनस q आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल d apart. Then another charge of some magnitude can be placed such that it will be in equilibrium. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही लग रहा है, बट ये अलोंग द लाइन इक्विलिब्रियम निकालना है। अब इक्विलिब्रियम की बात करें तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सम पार्टिकल इज जीरो, देन इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम जब भी बोलता है वो वर्ड, तो यू हैव टू फाइंड आउट इफ नेट फोर्स इज जीरो और नॉट। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो करने की कोशिश करते हैं। पहले कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं जैसे उन्होंने दिया है। एक चार्ज है प्लस क्यू, इसे बोल देते हैं ए पॉइंट। दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, इसे बोल देते हैं बी पॉइंट। इनके बीच का सेपरेशन कितना है, डी, क्वेश्चन में जैसा दिया है। देन अनदर चार्ज ऑफ सम मैग्नीट्यूड कैन बी प्लेस्ड सच दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन ये कह रहा है व्हेन प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ प्लस क्यू चार्ज। तो कुछ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं x। अब x पे प्लस क्यू क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। सपोज ये प्लस x है, दोनों के लिए सेम आएगा, प्लस लीजिए या माइनस लीजिए। तो प्लस x है तो ये q इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा कहाँ, आउटवर्ड्स रिपल्सिव। और माइनस क्यू क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा कैसी, अट्रैक्टिव, इनवर्ट्स। बट क्योंकि ये जो x चार्ज है ये a पॉइंट से बहुत कम डिस्टेंस पे है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता है या r स्क्वायर होता है। अभी डिस्टेंस बहुत स्मॉल है तो ये फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, ज़्यादा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, बड़ा है, और इस फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, कम। तो जो ये लेफ्ट वाली फोर्स है F ड्यू टू A और ये F ड्यू टू B, F ड्यू टू A वुड बी ग्रेटर देन F ड्यू टू B, देयरफॉर F नेट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। अब अगर बी वाले ऑप्शन की बात करें, व्हेन प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट ऑफ माइनस क्यू चार्ज, तो अगर राइट ऑफ माइनस क्यू चार्ज के यहाँ पर प्लेस कर दें प्लस एक्स को, तो अब माइनस क्यू से अट्रैक्ट करेगा और प्लस क्यू से रिपेल करेगा। वेक्टर के अकॉर्डिंग डायरेक्शन से देखें तो जीरो हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड अलाउ नहीं कर रहा है।
यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, इस वजह से मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का ज़्यादा, और ये डिस्टेंस बड़ा है, इस वजह से मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का कम। तो मतलब ये जो आपकी राइट वाली फोर्स है वो कम होगी और लेफ्ट वाली फोर्स क्या होगी ज़्यादा। तो F ड्यू टू B और F ड्यू टू A, here F ड्यू टू B is lesser than F ड्यू टू A, ठीक है। तो सॉरी F ड्यू टू A की वजह से तो इधर है ना और B की वजह से इधर। सो F ड्यू टू A इज लेसर देन F ड्यू टू B। अगेन F नेट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ। अब बीच में कह रहा है ये व्हेन प्लेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग -q एंड +q, रख देते परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। सपोज यहाँ पे रख दिया +x को, तो अब क्या होगा, ये वाला इसे क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब डिस्टेंस क्या होनी चाहिए सेम, ठीक। तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए ना, ये वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आधे आधे में डिवाइड करना चाहिए d/2 और d/2। अब ये प्लस चार्ज क्या करेगा इसे रिपेल, और माइनस चार्ज क्या करेगा अट्रैक्ट, और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा। अगेन ये फोर्स 0 नहीं होगा, इनका रिजल्टेंट कुछ आएगा बीच में, ठीक हो गया। नीचे भी रख के देख लेते हैं, तो इसकी वजह से कहाँ आएगा आउटवर्ड्स, इसकी वजह से कहाँ आएगा इनवर्ड्स, अगेन एंगल 2 थीटा, फिर भी फोर्स 0 नहीं होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो होप हमने इस चैप्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस को A टू लेके Z तक आपके लिए सब कुछ कवर कर दिया है। अब इसके अलावा आपको बाहर से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की शायद कुछ ज़रूरत ना पड़े, दिस विल बी इनफ फॉर यू। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट प्लेलिस्ट दैट वुड बी गोइंग टू बी आवर चैप्टर नंबर 2, जो कि जल्दी आ जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।